नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात भारत और चीन संबंधों को लेकर हम करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन के दौरे पर थे और भारत और चीन के बीच कई अच्छी अच्छी बातें हुई। चीन की तरफ से कहा गया कि वो भारत के साथ मजबूत अच्छे संबंध चाहता है। इससे पहले हमने देखा एनएसए अजीत डोभाल ने दिसंबर के महीने में चीन की दौरा किया था। वांगी, जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन अब जो एलएसी के उस पार से जो खबरें आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। एक तरफ जहां चीन शांति की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने सैन्य तैनाती को बढ़ाना तेज कर दिया है। इसको डिकोड करना होगा कि आखिरकार शी जिनपिंग के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। डिकोड करेंगे इसको, साथ ही में बात अमेरिका की भी करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भी करेंगे, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि अवैध प्रवासियों को वो उस जेल में रखेंगे जिस जेल में अभी तक अल-कायदा और आईएसआईएस के खतरनाक आतंकी रहा करते थे। समझना होगा इस मुद्दे को भी कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ पूरी दुनिया को ले जाना चाहते हैं। साथ ही में भारत और बांग्लादेश रिश्तों को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एलएसी पर चीन का दोहरा खेल बेनकाब, बातचीत के साथ पीएलए की जंगी तैयारी। एलएसी पर सेना को बढ़ाने में लगा चीन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पीएलए की हरकत। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर चीन का दोहरा खेल बेनकाब, बातचीत के साथ पीएलए की जंग की तैयारी। एलएसी पर सेना को बढ़ाने में लगा चीन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पीएलए की नापाक हरकत। एलएसी पर चीन का दोहरा खेल बेनकाब, बातचीत के साथ पीएलए की जंग की तैयारी। एलएसी पर सेना को बढ़ाने में लगा चीन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पीएलए की हरकत। एलएसी पर चीन का दोहरा खेल बेनकाब, बातचीत के साथ पीएलए की जंग की तैयारी। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। एलएसी पर बातचीत और जंग। एलएसी पर चीन ने बढ़ाई सेना, बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने में लगा। पूर्वी क्षेत्र के रोंगेटो चू में पीएलए ने हलचल तेज कर दी है। सैनिकों की मूवमेंट बहुत ज्यादा। तवांग में फिर एक्टिव हुई है पीएलए। और यांगसे, आपको याद होगा, वहां पर चीन ने खुद को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। 2022 दिसंबर का महीना, यांगसे में भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई थी। 2020 के बाद 2022 अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी। यहां पर अब नई सड़कें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिकों को रहने के लिए नई बैरकें बना ली गई हैं। सेना की मूवमेंट को चीन अरुणाचल प्रदेश के आसपास बहुत तेज कर रहा है। नाकुला, उत्तर सिक्किम पर, यहां पर भी पीएलए की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। सड़कों, पुलों, हेलीपैड और तोपखानों की तैनाती जो है चीन की तरफ से लगातार की जा रही है। इस मुद्दे को डिकोड करना होगा, क्योंकि यह मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ चीन कह रहा है कि वो भारत के साथ शांति चाहता है, अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन सरहद पे कुछ और ही हो रहा है। हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार, भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। थैंक यू सर। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल राजन कोचर सर आपके साथ करूंगा। दिसंबर का महीना, एनएसए अजीत डोभाल चीन में, वांगी के साथ मुलाकात, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात, अच्छी अच्छी बातें। जनवरी का महीना आया, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के डायरेक्ट फ्लाइट की बात हुई, कैलाश मानसरोवर की बात हुई, और भी बड़ी अच्छी बातें चीन की तरफ से कही गई। लेकिन सर,
बातों में और एक्शन में क्या हम फर्क देख रहे हैं? जिस प्रकार से जो खबरें आ रही हैं अरुणाचल प्रदेश के अपोजिट से या सिक्किम के आसपास से, वो तो यही बता रही हैं कि इरादा तो कुछ और है और टाइम बाय करने की सिर्फ कोशिश हो रही है। सर राजेश जी, आई थिंक इसको एक पूरे पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको खाली एक मिलिट्री इसको एक मिलिट्री एंगल नहीं दे सकते, हम अपनी जो ओके। इकोनॉमिक एंगल भी देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है और इसके जो तार हैं इसको काफी क्षेत्र और काफी फैक्टर्स के साथ एक्चुअली जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के इसको सेक्रेटरी गए थे, वो किन मुद्दों पर बात करने गए? बेसिकली डायरेक्ट फ्लाइट्स को स्टार्ट करने के लिए, और जहां पर भी ट्रेड रुका हुआ है वो ट्रेड को चालू करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 130 बिलियन डॉलर का मामला है ये, जो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस या सरप्लस बोल लो, आप कुछ भी बोल लो इस चीज को। और भारत की इकोनॉमी आज की डेट में इस पोजीशन में नहीं है कि वो चीन के साथ अपना पूरा ट्रेड बंद कर दे, बिकॉज हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी मैन्युफैक्चरिंग आज, आप जी कोई इक्विपमेंट अपना देख लो, मैं तो फौज की बात भी कर सकता हूं, पर मैं इसको डिस्कशन को वाइडन अपना करना इसको चाहूं तो इसमें आप कोई भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लो, और उसमें जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए, जो हमको स्पेयर्स चाहिए, जो हमको पीसीबी मॉड्यूल्स चाहिए, वो कहां से आ रहे हैं। और अगर आप आज भी मार्केट में चले जाओ तो आप देखोगे कि जो एक कॉमन, जो हमारा जो सिटीजन है, जो हम जिसको आम आदमी बोलते हैं, वो अगर आम आदमी को भी जो सामान चाहिए वो भी चीन की टेक्नोलॉजी के साथ ही मिलता है। और इसीलिए भारत की, मैं मानता हूं कि ये एक मजबूरी है। यू हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, आप इसको एडमिट करें ना करें, बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक ग्राउंड रियलिटी है आज कि हमको चीन के साथ एक समझौता करना पड़ रहा है, और इसलिए हमको करना पड़े। देखिए आप, एलएसी पे मैं आता हूं और मैं आपका जो आपका ओपनिंग, आपका नैरेटिव है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप मुझे 1-2 मिनट का वक्त देना इसके लिए। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट हुआ है, वो 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स, खास तौर पे डेप्सांग और डेमचौक का दो इस एरिया था, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स और गलवान के एरिया में इसको पहले ही डिसएंगेजमेंट हो चुका था। तो खास तौर पे ये डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है कि वो आपके 10-15 किलोमीटर पीछे चलेंगे, दैट्स अबाउट ऑल जी। और फौजों में कोई कमी नहीं हुई है। जो चाइना का फोर्स लेवल है वहां पे, वो चाइना ने मेंटेन किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अभी जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही है, सैटेलाइट रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि चीन अपने आप को ग्राउंड पे मजबूत कर रहा है, अपने डिफेंसेस तैयार कर रहा है, अपने मिसाइल बेसिस, अंडरग्राउंड शेल्टर, ये क्यों तैयार कर रहा है? क्या ये इसके पीछे जाएगा? नॉट पॉसिबल। अब ये एक कॉस्मेटिक, आई वुड से दैट दिस इज अ कॉस्मेटिक डिसएंगेजमेंट, बिकॉज डिसएंगेजमेंट के बाद डी इंडक्शन होना चाहिए और इसको विड्रॉल होना चाहिए फोर्सेस का, वो का कोई टाइम फ्रेम अभी तक दिया नहीं गया है। क्योंकि अगर आपको बातचीत करनी होती है तो आपको बताना होता है कि हम अपने फोर्स लेवल को 40% कम करेंगे अगले 6 महीने में। तो इस तरीके की टाइमलाइन अभी तक नहीं बनी है और हम अपना ट्रेड को नॉर्मल कर रहे हैं। और इस कुछ हद तक ये हमारी इसको मजबूरी है, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबल रखना है। और आप इस चीज को माने या ना माने, चाइना की हमको जरूरत है आज की डेट में अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए,
और इसीलिए अगर चाइना मजबूती से तैयारी कर रहा है तो हम भी मजबूती से लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं इतना आपको बताना इसको चाहता हूं आपके व्यूअर्स का भी, कि अगर चाइना अपने आप को बॉर्डर पे मजबूत कर रहा है तो भारतीय फौज भी अपने आप को बॉर्डर पे मजबूत कर रही है। और अगर ऐसी चुनौती आती है भारतीय फौज के सामने तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी क्रोड़ी सिंह जी, मैं क्रोड़ी सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे 1 मिनट आप और दीजिएगा। मैं राजन कोचर सर के पास फिर जा रहा हूं क्योंकि मैं एक लार्जर पिक्चर सर के सामने रखना चाहता हूं। सर, जिस प्रकार से डोकलाम के अंदर चीन की मौजूदगी हमने पिछले 1-1.5 साल में बढ़ती हुई देखी, और जिस प्रकार से आईएसआई के अधिकारी जो वहां पे डेलीगेशन पहुंचा था बांग्लादेश, वो उस चिकन नेक के आसपास पहुंचा, और अब इस खबर का आना कि त्वांग के आसपास एक मूवमेंट पीएलए की बढ़ रही है, क्या हम कड़ियों को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये जितने जो अगर आप हम फौज में जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, जो हमारे सीनियर जनरल्स होते हैं, उनके सामने ये चीजें छुपी नहीं है। और ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही, क्योंकि आजकल सैटेलाइट का जमाना है, आपके लिए इमेजरी का जमाना है, और आईएसआर कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस फौज के पास काफी आधुनिक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि चीन ऐसी तैयारी कर रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि हम चाइना की तैयारी को नहीं रोक सकते हैं जी, पर हम अपनी तैयारी को तो बढ़ा सकते हैं। और जो चीज हमारे हाथ में है, जो चीज हम कर सकते हैं, हम वो उसको कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में अभी 1 फरवरी को डिफेंस बजट आने वाला है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आप जो दे रहे हैं, आई थिंक गवर्नमेंट को भी इसके बारे में पता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ने फैक्टर किया होगा। 1 फरवरी को जो डिफेंस बजट आएगा, मैं उम्मीद रखता हूं उसमें फौज को इतनी ताकत दी जाएगी बजट के सहारे कि वो अपने आप को और मजबूत कर सके। ठीक है सर। क्रोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं सर। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो सीधा आपके पास आऊंगा, क्योंकि इसे पॉलिटिकल एंगल से भी समझने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि चाहे विदेश सचिव हो, एनएसए डोभाल हो, वो चीन गए, वांगी के साथ मुलाकात भी हुई, तो लेकिन चल क्या रहा है? ब्रेक के बाद सुनते हैं, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। एक तरफ चीन और भारत के बीच सीमा पर, एलएसी पर शांति की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ चीन के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। हम सीधा क्रोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। क्रोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर समझना चाहूंगा। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर, हमने मिलिट्री लेवल पर भी देखा कि कई टॉक हुई, पॉलिटिकल लेवल पर भी कई टॉक हो रही हैं, लेकिन उसके बाद जो है चीन कि जो अपने इरादों पर ऐसा लगता है कि वो टस से मस नहीं होने को तैयार नहीं है। बातचीत करिए आप, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो बातचीत के साथ आपसे टाइम बाय कर रहा है, टाइम खरीद रहा है, वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। क्रोड़ी सिंह जी, देखिए, राजेश कोचर साहब ने बॉर्डर पे डिस्प्यूट और आर्थिक संबंधों को लेके दोनों को अच्छी तरह कनेक्ट करके विस्तार से बताया। मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखते हुए स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय रिश्ते होते हैं, 2 देशों के पास हो या 3 देशों के हो, ये एक सफर है, मंजिल नहीं है। इनमें कोई मंजिल नहीं होती है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो भारत और चीन के रिश्तों में भी अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। दूसरा सिद्धांत यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रों के बीच जो रिश्ते होते हैं वो संप्रभु राष्ट्र होते हैं। तो एक तरह का अराजक वातावरण में आपको रिश्ते कल्टीवेट करने हैं, उसमें कोऑपरेशन भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, और कहीं बहुत ज्यादा शार्प कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक प्रैक्टिकली एक अनार्किक एटमॉस्फेयर होता है जहां हितों का सामंजस्य होता है, पार्टनरशिप हो जाती है, कोऑपरेशन हो जाती है, हित टकराते हैं तो टकराट होती है। भारत और चीन के संबंधों को देखें तो मिलिट्री की जो तैयारी है, बॉर्डर पे तैयारी है, वो भारत भी अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, चीन भी कर रहा है। लेकिन एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि चीन के पास भारत से रिसोर्सेज ज्यादा है,
सैन्य साजो सामान भारत से ज्यादा है, तो ये तो चीन हमारे ऊपर एक तरह का एज है, भारी पड़ता है। लेकिन भारत की तैयारी को हम कम नहीं आंक सकते। बॉर्डर एरिया पे भारत भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है, वाइब्रेंट विलेजेस भी है, रोड भी बना रहा है, भारत की भी तैयारी है। और चीन भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आसानी से एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता है, और जब विश्वास नहीं होता है तो भारत तैयारी करता है तो चीन सोचता है भारत तैयारी कर रहा है, मेरे को खतरा है, वो तैयारी बढ़ा देते हैं। उनका रिएक्शन होता है कि हम हमारी तैयारी बढ़ा देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों देशों के बीच में बॉर्डर को लेके कोई स्थिति बहुत ज्यादा एस्कालेट होगी, क्योंकि कुछ मैकेनिज्म है, जैसे कमांडर लेवल की बातचीत का मैकेनिज्म है। बहुत से बार की अबाउट डजन के 22 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मैकेनिज्म है, और डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत होती रहती है। तो इतने चैनल हैं कि मुझे नहीं लगता चीन और भारत के साथ कोई बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन होगा। और इन सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि चीन और भारत दोनों इस सदी के मध्य तक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं। अगर दोनों विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो दोनों में अगर कन्फ्रंटेशन एस्कालेट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो दोनों को नुकसान होगा। तो दोनों का हित में यहाँ सामंजस्य है कि हम इस सदी के मध्य तक विकसित राष्ट्र बने। व्यापार की दृष्टि से भारत और चीन में भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट इस सेंस में है कि भारत का ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ। लेकिन चीन पे भारत डिपेंडेंट भी है, जैसा कोचर साहब ने कहा। और ये भारत नहीं, अमेरिका डिपेंडेंट है, यूरोप डिपेंडेंट है चीन में। और चीन, भारत, अमेरिका ऐसे जो बड़े देश हैं वो बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत किए मजबूत नहीं हो सकते। और इसीलिए ट्रंप ने अभी कहा है कि अमेरिकन कंपनियां विदेशों में जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, फिर वहां से अमेरिका वापस सामान आता है, अमेरिकन कंज्यूमर को महंगा मिलता है तो वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करें। तो भारत को भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी चीन पे डिपेंडेंस बनी रहेगी। लेकिन आज हमारे सामने विकल्प नहीं है कि हम चीन से रिश्ते बिल्कुल तोड़ दे आर्थिक दृष्टि से। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा एस्कालेट होगा, क्योंकि इसको मॉनिटर करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए मैकेनिज्म है हमारे पास, और दोनों के रिश्ते जैसे हैं लगभग वैसे ही चलते रहेंगे। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, चीन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। चीन जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है चीन कभी बोलता नहीं है। मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है, लेकिन पहले एक बार बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर बेहद सख्ती, अवैध प्रवासियों के साथ आतंकियों जैसा ट्रीटमेंट। ग्वांतानामो की जेल में रखे जाएंगे अवैध प्रवासी। डोनाल्ड ट्रंप, ग्वांतानामो में रखे जाते हैं अलकायदा, आईएसआईएस के आतंकी। अमेरिका अवैध प्रवासियों पर बेहद सख्त, अवैध प्रवासियों के साथ आतंकी जैसा ट्रीटमेंट होगा। ग्वांतानामो की जेल में रखने जा रहा है अमेरिका। ग्वांतानामो में रखे जाते हैं अलकायदा, आईएसआईएस के आतंकी। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले अवैध प्रवासियों पे सख्त हुए ट्रंप। ग्वांतानामो की जेल में रखने की तैयारी, यहां पर आतंकी रखे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से टेंशन बढ़ी। अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं। अलकायदा, आईएसआईएस के आतंकियों को ग्वांतानामो की जेल में रखता था अमेरिका, और यहां से निकलना माना जाता है बहुत मुश्किल है। जल्दी से डोनाल्ड ट्रंप की एक छोटी सी फाइट है वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo.
to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. Today's signings bring us one step closer to eradicating the scourge of migrant crime in our communities once and for all. And it was just it's just an unforced error that we even have to be doing this. Now we need Congress to provide full funding for the complete and total restoration of our sovereign borders, as well as financial support to remove record number. तो चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, इस मुद्दे को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो कोलंबिया के माइग्रेंट थे जिनको भेजा जा रहा था, उनके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में जंजीरें थी, सेना के बड़े बड़े C-17 जैसे विमान लगे हुए थे। अब ग्वांतानामो जेल में भेजने की तैयारी, आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या मैसेज दे रहे हैं सर? जी, मैं एक अपना ओपिनियन इसको दे रहा हूं, तो ये आप इसका मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ही मानिए। कोई भी देश, कोई भी अगर एक माइग्रेंट एक इलीगल तरीके से उस देश में घुसता है, तो उस माइग्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरा है कि वो माइग्रेंट अगर उस देश में घुसता है और आपके पास कोई पुख्ता जानकारी होती है कि वो कोई ना कोई साजिश अपना कर रहा है या एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। बाहरी तौर पे हमको ऐसा लगता है कि ट्रंप एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है, और इस बेरहमी से ये जो अपना ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन कर रहा है। आई थिंक पहले दिन तकरीबन 74 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्रंप ने साइन किए हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी को दूर करने की जरूरत है। आप खाली अमेरिका का एग्जांपल मत लीजिए, आप देखिए फ्रांस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, जहां पे इतनी जो आप देखते हैं राइटिंग होती है और इसको लोग सड़क पे आ जाते हैं और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, और इसको कौन कर रहा है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि, और जब हम ट्रंप की बात करते हैं तो भारत की भी बात करनी चाहिए साथ साथ, बिकॉज ये प्रॉब्लम आज भारत में भी है जी। तो क्या हमारी गवर्नमेंट में इतना दम है? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट अपना दिया था 2 या 3 दिन पहले के बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया इज फ्रॉम दिस इलीगल माइग्रेंट्स, बिकॉज ये हमारे देश के नहीं है और ये कभी भी हमारे देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। स्टेटमेंट देना एक बात और एक्शन लेना दूसरी बात। आज हम देख रहे हैं ट्रंप ने एक्शन लिया है, और आप ये जो ग्वाटेमाला की बात कर रहे हैं, ये वो माइग्रेंट्स हैं जिनको उनका देश लेने के लिए तैयार नहीं है। ओके सर, नहीं तो ये इसको डिपोर्ट करके जिस देश में है उसमें ट्रंप भेज रहे हैं, पर जो देश इनको लेने के लिए तैयार ही नहीं है एज योर ओन सिटीजन, उसका ट्रंप क्या करेगा मुझे बताइए जी। कहीं ना कहीं तो उनको एक ऐसी जगह पे रखेगा कि वो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते या अमेरिका की इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब्स उतने ही हैं, आपका हेल्थ केयर के पास आपके पास फंड्स उतने ही है। कनाडा में क्या प्रॉब्लम हुआ? कनाडा में ट्रूडो ने इमिग्रेशन को ऑलमोस्ट 35% पिछले साल में कम कर दिया, बिकॉज पहले उसकी लिबरलाइज पॉलिसी थी इमिग्रेशन की।
कोई भी कनाडा में जाके बच सकता था, बट अभी इनको रियलाइजेशन हो रही है कि आने वाला जो वक्त है उसमें आपके एनर्जी, आपके रिसोर्सेज कम होने वाले हैं, और आपके जो हर एक प्रकार से जो आपके पास आपकी इकोनॉमी है वो इंपैक्ट होने वाली है। ऑलरेडी अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है और ट्रंप उसको रिसेशन से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे मेजर्स आई थिंक कोई भी राष्ट्रपति जिसके पास ऐसा दम है ट्रंप जैसा, और मैं इसको ट्रंप को इसमें मैं उनके साथ एक्चुअली सहमत हूं इस पॉलिसी में कि वो अपने देश के हित के बारे में पहले सोचते हैं और बाकी वोट बैंक और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है, करोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा सर, क्योंकि जो मेरी जानकारी है और जो अमेरिका से जानकारियां मुझे मिल पाई, कम से कम 7,25,000 के आसपास भारतीय भी वहां पर अवैध प्रवासी के रूप में हैं सर, जिसमें से सिर्फ 18,000 की लिस्ट दी गई है। तो क्या हम भारतीयों को ग्वांतनामो जेल में देखने के लिए तैयार हैं सर? देखिए राजेश जी, ये तो वेरिफिकेशन की बात है जी। भारत से जो गए हुए हैं कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं, कितने लीगल माइग्रेंट्स हैं, और जो लीगल माइग्रेंट्स के रूप में हमारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वो भी बड़ा स्केर्ड फील कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन बहुत महंगा है, तो वो भी अब पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पा रहे हैं। लीगली वो 20 घंटे हफ्ते में काम कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगली बाहर फैक्ट्रीज में या रेस्टोरेंट में बाहर जाके काम करते थे और अपना पढ़ाई का खर्चा चला रहे थे। तो केवल इलीगल माइग्रेंट की नहीं, ये लार्जर प्रॉब्लम है, उस संदर्भ में हमें देखना चाहिए। देखिए, किसी भी देश में अगर कोई इलीगल माइग्रेंट होता है तो उस देश को राइट है कि उनको डिपोर्ट करे, अपने बॉर्डर सील करे, रोके। ये यहाँ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होती है ट्रंप ने जो वर्ड्स यूज किए कि ये एलियन है, क्रिमिनल हैं, इन्वेडर्स हैं। तो इन्वेडर्स को आपने आने क्यों दिया? आपकी सरकार, आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस तरह के वर्ड्स यूज करना ठीक नहीं है। दूसरा, एलोन मस्क जैसे लोगों ने, जो उनकी टीम है, उन्होंने कहा कि अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन पे अननेसेसरी खर्चा होता रहा, जो वेस्टेज है, अगर इसमें बचाया जाए तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बच सकते हैं। तो ट्रंप ने उनको यह कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बना के उन्हीं को ही जिम्मेदारी सौंप दी। अब एलोन मस्क एडवाइस कर रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी को कम कीजिए, तो प्रैक्टिकली वो ब्यूरोक्रेसी को भी पर्ज कर रहे हैं। वहां एम्प्लॉइज हैं, उनको नोटिस दे दिए हैं कि हम आपको सितंबर तक रख सकते हैं, वहां तक की सैलरी दे देंगे, हम नौकरी से निकालेंगे। तो ये लार्जर क्राइसिस है, केवल इमिग्रेंट्स का नहीं है। आपका स्पेसिफिक सवाल भारत को लेके है। देखिए, भारत, कोई भी हो जिसके पास भारत की आइडेंटिटी है, उसको भारत लेने को तैयार होगा। भारत अपने नागरिक को जेल में नहीं देखना चाहेगा, लेकिन उसका एडिक्वेट प्रूफ होना चाहिए कि ये भारत का नागरिक है। अगर जो भारत का नागरिक नहीं है, या अमेरिका में बहुत से देशों के, मैक्सिको के तो 40 लाख हैं, तो ऐसे लोगों को कितनी जेलों में रखेंगे, कितनी जेल भर लेंगे? अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी अपने चैनल पे कहा है, ये राज्य विहीन व्यक्तियों की समस्या बनेगी। उसमें पूरा विश्व शामिल होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ भी शामिल होगा, क्योंकि वो स्टेटलेस आप जेल में कब तक रखेंगे, किस क्राइम में रखेंगे? मान लीजिए वो इलीगली आ गए, तो एक जुडिशियल प्रोसेस भी है। अमेरिका उस तरह का स्टेट नहीं है कि कोई डिक्टेटोरियल, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो अमेरिका में रेजिस्टेंस मूवमेंट भी होंगे। अमेरिका एक डेमोक्रेसी होने से वहां प्रतिरोध का अधिकार भी है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, या जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है जिन स्टेट्स में, वो भी इनके समर्थन में आएंगे, जो जेल में रखेंगे इमिग्रेंट्स को, इलीगल के नाम से, क्रिमिनल्स के नाम से। तो अमेरिका में एक क्राइसिस की स्थिति बन रही है। और मुझे लगता है कि अगर ट्रंप का यही ट्रेंड रहा तो एक सिविल वार लाइक सिचुएशन अमेरिका में हो जाएगी, जो मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए ज्यादा खतरनाक है, दूसरों के लिए बहुत कम खतरनाक है।
तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्शन सही नहीं है। लेकिन ट्रंप की जो स्टाइल है, जो विरोध करने वाले थे, जैसे काश पटेल ने ये कहा कि गवर्नमेंट गैंगस्टर है, ये किताब लिख दी और एफबीआई को लेके लिखी, तो उनका एफबीआई के आप चीफ बन जाइए। तुलसी गेडार ने नेशनल इंटेलिजेंस की आलोचना की, तो उन्होंने कहा कि आप ही को जिम्मेदारी देता हूं, आप सुधारो। रॉबर्ट कैनेडी ने कहा कि हेल्थ सिस्टम में गड़बड़ है, बहुत गफलत होती है, करप्शन होता है, उन्होंने कहा आप ही जिम्मेदारी ले लो। तो ऐसा काम करना तो ठीक है, लेकिन क्या वो मैनेज कर पाएंगे, क्या वो सिस्टम को सेट कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह लग रहा है। तो ट्रंप अमेरिका के लिए समस्या खड़ी कर रहा है, दूसरे देशों के लिए उतनी नहीं है जितनी स्वयं अमेरिका के लिए। जी राजेश जी, ये अमेरिका के साथ साथ मुझे लगता है सर कि आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या होगी। लेकिन इलीगल माइग्रेंट की समस्या तो है, पूरे देश पूरी दुनिया उसका सामना कर रही है, भारत हो चाहे यूरोप हो। कुछ तो इसका एक इलाज ढूंढना पड़ेगा और कुछ सख्त फैसले भी लेना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा हक है, हमारी देश की संपदाओं पर, उस पर कोई और आकर बैठ रहा है, कब्जा कर रहा है, तो शायद यह गलत है और बहुत कुछ इस मामले में करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आप दोनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल राजन कोचर सर बहुत बहुत शुक्रिया, करोड़ी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से अपनी बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।